नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। विद्यार्थियों, नागरिकता का सिद्धांत हमारा चल रहा है। इसका ये तीसरा वीडियो जिसमें हम पढ़ेंगे टी.एच. मार्शल का सिद्धांत, जो अधिकारों का विकास रेखीय बताते हैं। विद्यार्थियों, टी.एच. मार्शल ने अपनी पुस्तक नागरिकता और सामाजिक वर्ग में नागरिकता के दो लक्षण बताए हैं, दो विशेषताएं बताई हैं। एक तो यह है कि सभी व्यक्तियों की समाज में बराबर हैसियत या स्थिति है, मतलब समाज में सभी लोग जो हैं बराबर हैसियत पर रहते हैं, बराबर रहती है, उनकी स्थिति बराबर है। इस हैसियत की वजह से उन्हें समान अधिकार उपलब्ध हैं। साथ ही उन्हें कुछ दायित्व दिए गए हैं, यानी कुछ कर्तव्य दिए गए हैं। उसने एक नागरिक के 3 तरह के अधिकारों का जिक्र किया है: नागरिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार और सामाजिक अधिकार। अंतिम श्रेणी के अंतर्गत उसने मुख्य रूप से सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा की चर्चा भी की है और कहा है कि हर व्यक्ति को समाज के जीवन स्तर के अनुसार वे सभी सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए जो एक सभ्य जीवन में अनिवार्य शर्त रखती हैं। मार्शल ने नागरिकता वास्तव में समानता का दर्शन है। नागरिकता मार्शल का जो अनुसार जो नागरिकता है वो क्या क्या है? समानता का दर्शन है, क्योंकि सभी को समान रूप से अधिकार उसमें दिए गए हैं। यदि अधिकार सभी व्यक्तियों के लिए सुलभ हो तो समाज से वर्गीय भेदभाव भले ही न मिटे, लेकिन उनकी उग्रता जो है अवश्य कम हो सकती है। कहने का मतलब ये है कि उन्होंने अपने नागरिकता और सामाजिक दर्शन में जो दो लक्षण बताए हैं, जिनमें पहला बताया है सभी व्यक्तियों को की समाज में बराबर हैसियत होती है, दूसरा उन्होंने बताया इस हैसियत की वजह से उन्हें समान अधिकार उपलब्ध हैं, क्योंकि व्यक्ति समान है चाहे किसी भी धर्म, जाति, भाषा, संस्कृति का हो। और इन अधिकारों में उन्होंने नागरिक अधिकार और राजनीतिक अधिकार और सामाजिक अधिकार उन्होंने रखा है, और अंतिम श्रेणी में उन्होंने सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा की भी चर्चा करी है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि नागरिकता जो है वास्तव में क्या है? समानता का दर्शन है, और ये अधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त होने चाहिए। वर्ग भेद भले ही ना मिटे, लेकिन उनके मध्य जो उग्रता है, संघर्ष की जो भावना है, विद्रोह की जो भावना है, वो निश्चित रूप से कम हो जाती है। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं, असमानताएं तो रहेंगी, समानता भी रहेगी, असमानताएं भी रहेंगी, पर इनकी वजह से इतनी नाराजगी नहीं होगी कि किसान या श्रमिक वर्ग बगावत पर उतर आए। उपरोक्त तीनों अधिकारों को मार्शल ने नागरिकता के 3 मूल तत्व बताया है। उनके अनुसार नागरिकता का विकास रेखीय है, अर्थात 200-250 वर्ष पहले ब्रिटेन का समाज एक खास बिंदु पर खड़ा था। लोगों को जैसे जैसे अधिकार मिलते गए वैसे वैसे ये बिंदु ऊपर उठने वाली रेखा में बदलता चला गया। समझ में आया विद्यार्थियों? मार्शल का जो नागरिकता का सिद्धांत है वो रेखीय किस प्रकार से है? उन्होंने क्या बताया कि 200-250 वर्षों पहले ब्रिटेन का समाज एक खास बिंदु पर था, एक निश्चित पॉइंट पर था, और उस पॉइंट से वह धीरे 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 करके ऊपर की ओर उठता रहा और उसे नागरिकता का अधिकार प्राप्त होता चला गया, और यह विकास जो है एक रेखा की ओर, एक रेखीय होता चला गया। तो नागरिकता का विकास एक रेखीय यानी लाइनर के रूप में बताया गया कि सबसे पहले हमें क्या अधिकार मिले? सामाजिक अधिकार मिले, फिर सामाजिक अधिकार के बाद राजनीतिक अधिकार मिले, आर्थिक अधिकार मिले, और ये क्रम जो है धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ता चला गया, और हम पूरी तरह से सामाजिक आर्थिक अधिकार हमें मिल गए, और हमें किसी भी प्रकार का, हमारे साथ किसी लोक कल्याणकारी राज्यों में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता, सभी को समान अधिकार मिलते हैं। असमानताएं बरकरार रहती हैं, इसका भी इन्होंने समर्थन किया। असमानताओं को पूरी तरह से दूर नहीं किया जा सकता, लेकिन उनमें होने वाला उग्रतापन या उनके मध्य होने वाले विद्रोह की भावना जो है वो कम अवश्य हो सकती है। सबसे पहली बात हम करते हैं, नागरिक अधिकारों से जुड़ी नागरिकता क्या है। ब्रिटेन में सबसे पहले नागरिक अधिकारों का विकास हुआ। विचार और अभिव्यक्ति की आजादी, किसी भी मजहब को मानने की आजादी, संपत्ति अर्जित करने और उसे रखने का अधिकार, अनुबंध करने का अधिकार, अनुबंध यानी समझौता, कॉन्ट्रैक्ट, राइट टू मेक ए कॉन्ट्रैक्ट, सभा सम्मेलन करने का अधिकार, संस्था और संघ बनाने का अधिकार, कानून के समक्ष समानता का अधिकार, स्वेच्छाचारी ढंग से बंदी न बनाए जाने का अधिकार, मतलब किसी की भी इच्छा कुछ भी हो और उसे बंदी बना लिया जाए, ऐसा अधिकार नहीं है किसी को भी। संरक्षण प्राप्त करने का पूरा अधिकार है। तो ये अधिकार जो है सबसे पहले ब्रिटेन में सबसे पहले नागरिक अधिकारों के विकास के रूप में सबसे पहले ये अधिकार शामिल किए गए। उदाहरण के लिए 1629 में सम्राट ने कॉमन सभा की ये मांग मान ली थी कि बिना कोई कारण बताए किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, और संसद की अनुमति के बिना कोई भी कर वसूल करना अवैध समझा जाएगा। 1689 यानी 1689
का अधिकार पत्र बिल ऑफ राइट्स तो ब्रिटेन के इतिहास का एक अत्यंत महत्वपूर्ण दस्तावेज है, यानी डॉक्यूमेंट है। इसने इस सिद्धांत पर बल दिया कि कानून का स्थान सबसे ऊपर है और नागरिक अधिकारों की दृष्टि से अब ये व्यवस्थाएं की गई हैं कि धार्मिक न्यायालयों का गठन नहीं किया जाएगा, जमानत की राशि अत्यधिक नहीं होनी चाहिए, भारी जुर्माने नहीं किए जाने चाहिए, भारी जुर्माने न किए जाएं और न विचित्र तरह की यातनाएं। इसके अलावा ये व्यवस्था भी की गई कि हर नागरिक का यह अधिकार होगा कि वह याचिका यानी पिटीशन के जरिए सम्राट से फरियाद भी कर सकता है और प्रोटेस्टेंट मजहब को मानने वाले लोगों का कोई अधिकार है कि वे अपनी सुरक्षा के लिए शस्त्र धारण कर सकेंगे। तो इस प्रकार से इन्हें ये अधिकार प्रदान। अनुबंध करने व संपत्ति अर्जित करने का अधिकार बाजार की शक्तियों पर आधारित प्रतियोगी अर्थव्यवस्था के विकास का कारण बना और इसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भी कहा गया, अर्थात एक ऐसी व्यवस्था जिसमें उद्योग धंधों का स्वामित्व निजी हाथों में होता है और दूसरी ओर संघ व समुदाय बनाने के अधिकार का उपयोग करके लोगों ने समूह, संघ, निगम का निर्माण किया और नागरिक अधिकारों की वजह से जन आंदोलनों को बल मिला और यह मार्शल का संकेत मजदूर संघ यानी मजदूर संगठन श्रमिक आंदोलनों की ओर है और धीरे धीरे मजदूर संगठन के हाथों में एक ऐसी शक्ति आ गई कि वे श्रमिकों को उनके उचित अधिकार दिलाने के लिए संघर्ष कर सके। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों नागरिक अधिकारों से जुड़ी नागरिकता जो है कहाँ से शुरू हुई। सबसे पहले उन्होंने नागरिक अधिकारों के अंतर्गत विचार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मजहब की आजादी यानी धर्म की आजादी, संपत्ति अर्जित करना, उसे रखने का अधिकार, अनुबंध करने का अधिकार, सभा सम्मेलन करने का अधिकार, संस्था और संगठन बनाने का अधिकार, कानून के समक्ष समानता का अधिकार, स्वेच्छाचारी ढंग से बंदी न बनाए जाने का अधिकार को शामिल किया। फिर 1629 में सम्राट ने कॉमन सभा की मांगे मान ली कि बिना कोई कारण से कोई किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकता। इसी प्रकार से 1689 में अधिकार पत्र बिल ऑफ राइट्स को महत्वपूर्ण दस्तावेज के रूप में अंकित किया गया। इस प्रकार से धीरे धीरे करके ये सभी व्यवस्थाएं जो है, धार्मिक न्यायालयों का गठन नहीं किया जाएगा ऐसी भी बात आई और जमानत की राशि को अत्यधिक नहीं होगी और भारी जुर्माने नहीं किए जाएंगे, इस और विचित्र यातनाएं भी नहीं दी जाएंगी, ऐसे अधिकार भी प्रदान किए गए। इसके साथ ही अनुबंध करने और संपत्ति अर्जित करने का अधिकार भी दिए गए। बाजार की शक्तियों पर आधारित प्रतियोगी अर्थव्यवस्था का विकास का कारण बना और इसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भी कहा गया और एक ऐसी व्यवस्था जिसमें उद्योग धंधों का स्वामित्व निजी हाथों में होता है और दूसरी ओर संघ व समुदाय बनाने के अधिकार का उपयोग करके लोगों ने समूह, संगठन और निगमों का निर्माण किया। इसके अंतर्गत वे बात करते हैं, निर्देश करते हैं मजदूर संगठनों की और श्रमिक आंदोलनों की। इसके बाद विद्यार्थियों बात आती है राजनीतिक नागरिकता की। राजनीतिक नागरिकता का दूसरा मूल तत्व है राजनीतिक अधिकारों का, जिसका अर्थ है राजनीतिक शक्ति के उपभोग में भागीदारी। राजनीतिक शक्ति के उपभोग में भागीदारी मतलब राजनीतिक क्रियाकलापों में, कार्यक्रमों में भागीदारी क्या है। सबसे पहले बात आती है सर्वव्यापक वयस्क मताधिकार। सर्वव्यापक, सभी को, किसी भी धर्म, जाति, मूल भाषा, संस्कृति से किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा और सभी को समान वयस्क मताधिकार दिया जाएगा। ब्रिटेन में राजनीतिक अधिकारों का दौर 1832 में शुरू हुआ बच्चों और प्रथम सुधार आंदोलन से प्रथम सुधार कानून से शुरू हुआ यह और इसमें पहले केवल 3% वाले व्यक्तियों को मतदान का अधिकार प्राप्त था, जिसमें महिलाएं शामिल नहीं थी। 1832 और 1832, 1867, 1884 के सुधार अधिनियमों द्वारा मताधिकार का विस्तार हुआ। फलस्वरूप नागरिकों में रहने वाले सभी मकान मालिकों को मत देने का अधिकार मिला और ग्रामीण इलाकों में भी सभी मकान मालिकों को मत देने का अधिकार दिया गया। साथ ही उन किराएदारों को भी मताधिकार हासिल हुआ जो मताधिकार हासिल हुआ जो 10 पाउंड प्रतिवर्ष किराया देते हैं। मतलब जो किराएदार हैं वो 10 पाउंड प्रतिवर्ष यदि किराया देते हैं तो उन किराएदारों को भी मत देने का अधिकार दिया गया ब्रिटेन में। मार्शल कहते हैं कि 19वीं शताब्दी में राजनीतिक अधिकारों का जो दौर चला उसके लिए नागरिक अधिकार जिम्मेदार थे। नागरिक अधिकारों की वजह से ही लोगों को यह हक मिला कि वे शहरी देहाती इलाकों में संपत्ति के स्वामी बनकर राजनीतिक अधिकारों का उपभोग कर सके। मताधिकार को व्यापक बनाने की लड़ाई भी समाप्त नहीं हुई थी और संघ और संगठन बनाने के अधिकार का उपयोग करके श्रमिकों ने मजदूर यूनियनों का गठन भी किया। मजदूर और सर्वसाधारण यानी जनता को शांत रखने के लिए उन्हें भी मताधिकार दिया गया
1918 के सुधार कानून द्वारा 21 वर्ष और उससे ऊपर की आयु के सभी पुरुषों को मत देने का अधिकार दिया गया और इस कानून के तहत 30 वर्ष या उससे ऊपर की आयु वाली महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार मिल गया। मताधिकार के क्षेत्र में पूर्ण बराबरी 1928 के जनप्रतिनिधि कानून के अनुसार हुई और इस कानून के अनुसार 21 वर्ष तथा उसके ऊपर की आयु वाले सभी स्त्री पुरुषों को समान राजनीतिक अधिकार प्रदान हो चुके थे और 1969 में वोट देने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष भी कर दी गई। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों नागरिक अधिकारों के अंतर्गत सबसे पहले राजनीतिक नागरिकता, सबसे पहले हमने क्या पढ़ी थी, सबसे पहले पढ़ी हमें नागरिक अधिकार। नागरिक अधिकारों के बाद ही धीरे धीरे उन्हें कौन से अधिकार प्राप्त हुए, राजनीतिक अधिकार प्राप्त हुए। राजनीतिक अधिकार भी पूरी तरह से प्राप्त ना होकर के सिर्फ उन्हें प्राप्त हुए जो जिन्हें शिक्षा का अधिकार था, संपत्ति जिनके पास थी और जो 10 पाउंड प्रति वर्ष किराया दे रहे हैं उन्हें नागरिक अधिकार प्राप्त हुए। फिर धीरे धीरे महिलाओं को भी मताधिकार मिला और अंत में जाकर के 1928 के जनप्रतिनिधि कानून के आधार पर 21 वर्ष से ऊपर वाले सभी स्त्री पुरुषों को मताधिकार की बात आती है। फिर उसके बाद 1969 में वोट देने की जो आयु है 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई और सभी स्त्री पुरुषों को मत देने का अधिकार दिया गया। अब इसके बाद जो रेखीय क्रम में आता है सामाजिक अधिकारों से जुड़ी नागरिकता। सामाजिक अधिकारों से जुड़ी नागरिकता का जो घटनाक्रम है वे 20वीं शताब्दी के में से जुड़ा हुआ है और 1906 में गरीब परिवारों के बच्चों को स्कूल में दोपहर का भोजन देने की व्यवस्था की गई। 1908 में 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के बूढ़े और वृद्ध जो हैं उन्हें पेंशन की व्यवस्था की गई। 1909 में न्यूनतम मजदूरी और अधिकतम कार्य घंटों का नियमन किया गया और 1911 में राष्ट्रीय बीमा योजना के अंतर्गत 160 पाउंड से कम वार्षिक वेतन पाने वाले लोगों को बीमारी के विरुद्ध आर्थिक सुरक्षा प्रदान की गई। सिर्फ ब्रिटेन में ही नहीं बच्चों, बल्कि पश्चिमी यूरोप के अधिकांश राष्ट्रों में नागरिकों को कई तरह के आर्थिक सुरक्षा भी प्रदान किए गए। सिर्फ ब्रिटेन में ही नहीं बल्कि पश्चिम के यूरोप के अधिकांश राष्ट्रों में नागरिकों को कई तरह के संकटों से बीमारी, बुढ़ापा, मृत्यु, अनाथावस्था के विरुद्ध आर्थिक सुरक्षा भी प्रदान की गई। अब वर्गीय संघर्ष के लिए ज्यादा गुंजाइश नहीं है। मार्शल कहते हैं कि अधिकारों का विस्तार रेखीय है। यूरोप और विशेषकर ब्रिटेन की जनता ने एक छलांग के बाद दूसरी छलांग लगाई और पहले नागरिक और राजनीतिक क्षेत्रों और अंत में सामाजिक आर्थिक क्षेत्रों में समानता आई। J.M. बार्बलेट हैं, वो कहते हैं कि मार्शल का यह आग्रह नहीं कि वर्ग भेद समाप्त हो गए हैं, वह सिर्फ यह कहना चाहता है कि वर्गीय उग्रता में कमी अवश्य आई है। मतलब मार्शल ये कहते हैं, ये J.M. बार्बलेट हैं, वो कहते हैं कि मार्शल कहते हैं कि वर्ग भेद समाप्त पूरी तरह से नहीं हुआ है लेकिन उनमें वर्गीय उग्रता जो है धीरे धीरे कम हो गई है। मार्क्स और एंगल्स हैं की धारणा यह थी कि जैसे जैसे पूंजीवाद बढ़ेगा वर्ग संघर्ष उग्र और उग्रतर होता चला जाएगा और मजदूरों के पास क्रांति के अलावा और कोई चारा नहीं रह पाएगा। मार्शल का कहना है कि उनका यह विश्लेषण त्रुटिपूर्ण था। इंग्लैंड और अमेरिका में सामाजिक आर्थिक अधिकारों की वजह से श्रम और पूंजी के बीच मेल मिलाप बढ़ता चला गया और 20वीं शताब्दी में इंग्लैंड की उदारवादी सरकारों द्वारा अपनाई गई नीति से श्रमिकों के कष्टों में वृद्धि न होकर उनकी दशा में सुधार आया और इसी प्रकार थियोडोर रूजवेल्ट ने और वुडरो विल्सन की नीतियों के कारण अमेरिका में मजदूर और निम्न वर्ग की स्थिति में भी काफी सुधार आया और वर्गीय संघर्ष के लिए अब कोई गुंजाइश नहीं रही थी। वर्गीय उग्रता जो है धीरे धीरे समाप्त होती जा रही थी। यदि श्रमिक के पास भी कोई छोटी मोटी कार हो और तब वह किसी को आलिशान कार में बैठे हुए देखे तो उसे उतना ज्यादा रोष नहीं होगा जितना कि तब जबकि वह भूखा प्यासा हो और पहनने के लिए कोई उसके पास वस्त्र भी ना हो और रहने के लिए उसके पास कोई आवास भी ना हो। ऐसी स्थिति नहीं थी, ऐसी उग्रता बिल्कुल भी नहीं थी। अब बात आती है नागरिकों के कर्तव्य और दायित्व की। अधिकारों का अर्थ यह है कि नागरिकों के प्रति सरकार के कुछ कर्तव्य हैं। हर अधिकार राज्य की शक्तियों पर अंकुश का काम करता है। जैसे जब हम कानून के समक्ष समानता की बात करते हैं तो सीधा साधा अर्थ यह निकलता है कि राज्य मजहब, जाति, वंश, लिंग के आधार पर नागरिकों के साथ भेदभाव नहीं करेगा। मार्शल ने सिर्फ अधिकारों की चर्चा नहीं की है बच्चों, साथ ही उसने नागरिकों के कर्तव्य भी बताए हैं। मार्शल ने मजदूरों के औद्योगिक अधिकारों का समर्थन किया और कारखानों के मालिकों से सामूहिक सौदाकारी शामिल की। कलेक्टिव बार्गेनिंग जिसे कहा जाता है, वह हड़ताल को भी न्यायसंगत ठहराता है और कहता है कि सभी सभ्य देशों के कानून हड़ताल के कानून को मान्यता प्रदान करते हैं, पर इसका यह अर्थ नहीं है कि मजदूर या कर्मचारी अपनी मांगे मनवाने के लिए ब्लैकमेल उसे करें। और
अनुचित दबाव डालकर अपनी हर बात मनवाने की कोशिश करें। मार्शल कहते हैं कि नागरिकों का कर्तव्य है कि उस सभ्यता के प्रति वफादार रहे हुए जो उनकी साझी संपत्ति है। मार्शल ये भी कहते हैं कि नागरिकता वास्तव में एक ऐसी स्थिति की तलाश है जिसमें लोगों को यह लगे कि समाज के सभी लोग जो हैं बराबर महत्व के हैं, एक जैसे अवसर उन्हें उपलब्ध हैं। आदर्श स्थिति हम उसे नहीं कहेंगे जब बेसमेंट में रहने वाला व्यक्ति पहली मंजिल पर रहने लगे। आदर्श स्थिति उसे कहेंगे जब बहुमंजिले फ्लैट्स समाप्त हो जाएं और हर व्यक्ति के रहने के लिए एक बंगला उपलब्ध हो जाए। यानी बेसमेंट से अगर हम पहली मंजिल पे आ जाते हैं तो वो समानता नहीं है। सभी के लिए मकान उपलब्ध हो जाएं, फ्लैट्स उपलब्ध हो जाएं, बंगले उपलब्ध हो जाएं, वह समानता का स्तर कहलाएगा। इसके साथ ही मार्शल के नागरिकता सिद्धांत का मूल्यांकन 1950 के दशक में मार्शल का सिद्धांत काफी लोकप्रिय रहा और 1970 के बाद विद्वानों ने पुनः इस सिद्धांत में गहरी रुचि भी दिखाई और साथ ही इस सिद्धांत की गंभीर आलोचना भी हुई। आलोचना में एंथनी गिडेंस का नाम उल्लेखनीय है, जिसने मुख्य रूप से यह मुद्दा उठाया कि मार्शल के विश्लेषण में वर्ग संघर्ष का कोई विवरण हमें नहीं दिखाई देता है जिसके बिना अधिकार की उपलब्धि है। उसने उसे बुर्जुआ लोकतंत्र की संज्ञा दी है। मार्शल के विश्लेषण में वर्ग संघर्ष का कोई विवरण नहीं मिलता है जिसके बिना अधिकारों की उपलब्धि संभव थी ही नहीं। मार्क्सवादियों की ही भांति गिडेंस ने यह भी कहा कि पश्चिम के पूंजीवादी देशों का लोकतंत्र महज दिखावा मात्र है। उन्होंने बुर्जुआ लोकतंत्र की संज्ञा दी और महज पूंजीपतियों के हितों का संरक्षण कहा। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र सिर्फ बुर्जुआ लोगों का, जो पूंजीपति लोग हैं, उन्हीं का ही संरक्षण करता है। मजदूरों का या श्रमिकों के बारे में कोई भी वार्ता नहीं करता है। इस संबंध में हम केवल दो बातें कहना चाहेंगे। पहली बात तो यह है कि नागरिक, राजनीतिक व सामाजिक अधिकार के बीच कुछ न कुछ तर्कसंगत रिश्ता अवश्य होता है और नागरिक अधिकारों की वजह से ही आम जनता, विशेषकर मजदूरों के हाथ में यह शक्ति आई कि वे संगठित होकर राजनीतिक और सामाजिक अधिकारों की मांग कर सकते हैं। दूसरी बात हम ये कह सकते हैं कि इस सब के बावजूद मार्शल को हम व्यवस्था निर्माता नहीं कहेंगे, क्योंकि सभी देशों में अधिकारों का विकास उस क्रम में नहीं हुआ जैसा कि उन्होंने कहा। सभी देशों के अधिकारों का क्रम, विकास का क्रम भिन्न भिन्न है और पूर्वी यूरोप के साम्यवादी देशों में यद्यपि नागरिक स्वतंत्रताएं कठोरता पूर्वक काट छांट कर दी गई और वहां नागरिकों को कई सामाजिक अधिकार उपलब्ध थे। इस प्रकार से विद्यार्थियों, नागरिकता का मार्शल का सिद्धांत जो है एक विशेष रूप से एक रेखीय अवधारणा, अधिकारों का रेखीय सिद्धांत प्रस्तुत करता है और साथ ही वह ये बताता है कि नागरिकों के अधिकार जो हैं किस प्रकार से वर्ग संघर्ष, वर्गों की उग्रता को समाप्त करते हैं, कम करते हैं। और उसके साथ ही हम बात करते हैं कि किस प्रकार से उसने नागरिकता के आधार पर अपने सिद्धांत को व्यवस्थित रूप से किया। नेक्स्ट वीडियो में हम विद्यार्थियों नागरिकता का मार्क्सवादी सिद्धांत, एंथनी गिडेंस के विचार को हम विस्तृत रूप से समझेंगे। तब तक के लिए हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हुए आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार एंड धन्यवाद।